लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वैसे आज का जो दिन है वो खुशामदीद कहने वाला तो नहीं है। आज लाहौर के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक दिन है। मेरे पीछे जो इस वक्त आप एरिया देख रहे हैं, आपको अगर वो नज़र आ रहा है तो यहाँ पर दोपहर में एक सानिया पेश आया, धमाका हुआ। अब तक की इतलात के मुताबिक ये कहा जाता है कि ये खुदकुश हमला था जिसमें तकरीबन 25 के करीब जो लोग हैं वो इसमें हलाक हुए हैं और 50 के करीब लोगों के बारे में बताया जाता है वो ज़ख्मी हुए हैं। अभी कुछ देर पहले मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रही थी और वो ये फरमा रहे थे कि 2009 की निस्बत अगर आज हम 2007 की बात करें तो हालात कदरे बेहतर नज़र आते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की कुछ जानने की कि आखिर इन 3-4 सालों में हालात कितने बेहतर हुए, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई उसके मुताबिक मुझे ये पता चला कि आज के धमाके को मिला के 11 धमाके हुए हैं जिनमें 200 से ज़ायद लोगों ने अपनी जानें दी हैं और अगर हम ज़ख्मी होने वालों की बात करें तो वो बेशुमार। अब राना सनाउल्लाह साहब की आज के दिन ये जस्टिफिकेशन देना मुझे तो समझ नहीं आती, लेकिन इस वक्त जो भी सूरत हाल है, अब तक की क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने है। आज के इस प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस करेंगे और लकूनास कहाँ कहाँ पर रह जाते हैं। क्योंकि अगर लाहौर की बात की जाए, कोई फरवरी में भी एक धमाका हुआ, फिर मार्च में भी हुआ, फिर अप्रैल में भी हुआ और आज हम देखते हैं जुलाई में भी धमाका हुआ है। मेरा जो आज का पैनल है, वैसे किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, सारे जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लोग, वो सारे क्राइम की अगर बीट की बात की जाए तो सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे रिपोर्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, आज़म चौधरी साहब मौजूद हैं, राना अजीम साहब मौजूद हैं, वकास मौजूद हैं, शराज मौजूद हैं। आगाज़ करूँगी सबसे पहले मैं इरफान से, जो कि हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और अगर बात की जाए क्राइम की तो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जी मुझे बताइएगा कि आज की जो सानिया है, अभी कुछ देर पहले इरफान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली है। सो वही चीज़ें दोबारा से दोहराई जा रही हैं, वही लकूनाज हैं। हमें पता है कि हम इस वक्त अगर बात करें तो हम थ्रेट हैं हमें, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि इन 3-4 महीनों में, खासतौर पर मैं मुबीन की बात करूँगी, उसके बाद इन्होंने खातिर ख्वाह इकदाम किए। लीना, अगर खातिर ख्वाह इकदाम की बात करें तो वो इकदाम आपको नज़र आते हैं सर्च ऑपरेशन की सूरत में, आपको स्नैप चेकिंग की सूरत में, और उसके साथ साथ पिछले अगर एक माह देखा जाए तो उसमें आपको रेंजर की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट लाहौर के अंदर नज़र आती है। लाहौर में आप जिस जगह पे हम ये मौजूद हैं, ये मॉल टाउन डिवीज़न है और मॉल टाउन डिवीज़न वो है जिसमें आज से चंद रोज़ कबल रेंजर्स और उसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस की जानिब से यहाँ पे जॉइंट इंफॉर्मेशन बेस्ड जो ऑपरेशन किए गए उसको वो किए गए, और उसके साथ साथ लाहौर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे पुलिस की जानिब से तो स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर रेंजर्स की बात की जाए तो लाहौर के जो दाखिली रास्ते हैं जिनमें आपको शादरे का रास्ता नज़र आएगा, उसके साथ आपको ठोकर का रास्ता नज़र आएगा, और ये काना बिल्कुल हमारे यहाँ से कुछ ही किलोमीटर के फासले के ऊपर काना है जो लाहौर के अंदर एंटर होने का सरहदी रास्ता है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे आपको रेंजर्स नज़र आती है। लेकिन इन तमाम जो इकदाम के बाद आप देखें कि लाहौर के अंदर फरवरी 13 को जो एक माल रोड के ऊपर अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके अंदर DIG अहमद मुबीन, उसके साथ साथ हमारे SSP जाहिद महमूद गोंदल और उनके साथ जो बाकी पुलिस एहलकार थे वो शहीद हुए। उसके बाद ही अगर आप थोड़े दिन बाद चले जाएं तो आपको जो रिसेंटली जो ब्लास्ट हुआ वो आपको बेदिया रोड पे पोलियो टीम जो थी जिसके अंदर पाक फौज के जवान थे, वो ब्लास्ट आपको। तो आज आप क्या समझते हैं कि टारगेट जो है आजम साहब किसको किया गया है, टारगेट किसे किया गया? आज अब दोबारा कहा जा रहा है कि जो पुलिस को टारगेट दिया जा रहा है। अभी मैं कुछ हिंदुस्तान के कुछ देख रही थी न्यूज़पेपर, तो वो कुछ कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाइशगाह है वो बिल्कुल थोड़ी सी पीछे है, उनकी एक अपनी स्पेकुलेशन होती है। लेकिन आप एज अ क्राइम एनालिस्ट आप क्या देखते हैं सारे उसमें? जी अलीना, इसमें बड़ा वाज़ेह है, टारगेट उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को किया और पुलिस उनको बड़ा एक सॉफ्ट टारगेट आज मिला है। जबकि बार बार हम बड़े अरसा दराज से दहशतगर्दी का शिकार हैं, बार बार पॉलिसीज़ बनाते हैं, बार बार इनको हदायत दी जाती हैं कि आपने किसी जगह पे इकट्ठे होकर खड़े नहीं होना, क्योंकि यूनिफॉर्म देख के टेररिस्ट के लिए बड़ा आसान होता है कि वो उसको सॉफ्टली टारगेट कर सकता है। इसी तरह आज से मैं 12 या 13 जुलाई की बात है, एक थ्रेट लेटर आया था जिसमें उन्होंने ISI, MI और हमारी दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज उनको टारगेट करने का उसमें अंदिया दिया था, और उसमें अल-अहरार और इसके साथ साथ तालिबान और दीगर तंजीमें बिल्कुल वो शामिल थी। अच्छा, इसको ये जो आज वाला धमाका है, मैं समझता हूँ कि ये जो हमने ऑपरेशन शुरू किया है राजगाल में, क्योंकि पाक अफगान सरहद पे उस तरफ तोरा बोरा है, इस तरफ राजगाल है, जहाँ पे 6 ऐसे रास्ते हैं जहाँ से टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर एंटर होते हैं। और इस वक्त क्योंकि हम दाइश के खिलाफ एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं, और वो सिर्फ दाइश नहीं है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसमें अल-अहरार है, उसमें दाइश है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जितनी तंजीमें हैं ये एक किराए के कातल का रोल प्ले कर रही हैं। उनमें जिस बंदे को हायर किया जाता है वो अपना टारगेट अचीव करता है। अच्छा, जब हमें पता है कि वो रिएक्ट करेंगी तो
जब कोई फोर्स रिएक्ट करती है तो आपकी अपनी भी एक तैयारी होती है। डू यू थिंक सो कि हम लोग अपने ग्राउंड पे बिल्कुल ठीक है? एज यू सेड अर्लियर के प्रोटोकॉल्स तो डिफाइन हुए हुए हैं कि 2 बंदों में नहीं खड़ा होना, या बाकी स्नाइपर्स की कुछ बातें की गई थी कि स्नाइपर्स रखेंगे, सारी चीज़ों को हम प्रॉपर्टी। अलीना अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं इसकी तरफ भी आता हूँ। अब मैं उस रेड लेटर की बात कर रहा हूँ, उसमें एक जुमला था कि जो जितने लोगों को हलाक किया जाएगा उसके $50,000 दिए जाएंगे और जितने ज़ख्मी होंगे उसके $30,000। आप ये देखें कि कितना पैसा इन्वॉल्व है और वो किराए के कातिल जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, जो आपकी बात है कि ये SOPs बने हुए हैं क्योंकि हमें बार बार सामना करना पड़ रहा है इस चीज़ का, लेकिन उस SOP से आज ये धमाका हुआ है, 2-4 दिन उस पर अमल दरामद किया जाएगा, उसके बाद फिर वही रूटीन में आ जाएंगे। अच्छा, पुलिस मुलाजमीन जब किसी जगह पे इकट्ठे होते हैं तो वो बजाय उन SOPs को फॉलो करें और बिखर के खड़े हों, वो जब एक जगह पे जमा हो जाते हैं तो जो टेररिस्ट हैं उनके लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट होता है। एक और चीज़ भी होती है ना राना अजीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि SOPs की बात की जाती है, आपने बेसिकली एक डिकोरम जो है उसको फॉलो करना होता है, SOPs को फॉलो कराया जाता है और ये काम होता है आपके आला अफसरानों का। अगर आला अफसरान में से अगर हुकूमती ओहदेदार आके, अहमद साहब ही आकर मुझे कहें, जो टीवी पे वो आकर उन्होंने फरमाया था, उन्होंने कहा था जी कि बेसिकली यहाँ पे इमारत को मसमार किया जा रहा था, इमारत गिरी है, 3-4 लोग उसमें जख्मी हुए हैं और आप इसे खुद कुछ धमाका दे रहे हैं। अब देखें, जब इस किस्म की स्टेटमेंट्स आएंगी तो इसका मतलब ये है कि आप एक तो कौम को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दूसरा जो आपने खुद SOP सेट की हैं आपके इदारे ने या आपके पुलिस वालों ने, उनको फॉलो नहीं कर रहे और कहीं ना कहीं आप उनको एक स्केप का वे भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि सिटी 42 आई लाहौर का नंबर 1 चैनल होने का अदार किया कि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी और बाकी चैनल्स में सिटी 42 को देखकर उसको फॉलो किया। जहाँ तक आपने ये बात की है कि SOP किसने तय करने हैं, SOP जो बनाए गए थे उसमें प्रोटोकॉल नहीं था, उसमें ये चीज़ें नहीं शामिल थी, उसमें था कि बिल्कुल एक एक शख्स को चेक किया जाएगा, सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। देखिए आज जो वाक़या, अभी तो मेरी जो इनसे बात हुई है ये तो कह रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन हो रहे थे, कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहे थे और उनका एक रिएक्शन आया है। बिल्कुल आया रिएक्शन। मुझे एक बताएं कि एक लेटर जो आजम भाई ने बताया कि वो आया, उसके बाद एक और लेटर आया जिसका नंबर 393 है, जिसमें कहा गया कि शहरयार मसूद तालिबान का एक नया ग्रुप बन गया है जो दाइश के भी साथ है। उसने एक लड़का जो है वो लाहौर रवाना कर दिया जिसका टारगेट जो है कानून नाफज करने वाले इदारे, कोई एक बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ा मॉल और एक अदारा। उन्होंने कहा कि कोई एक जो है मीडिया हाउस भी हो सकता है। ये लेटर मेरे पास मौजूद है। जब ये लेटर आता है उसके बाद सिक्योरिटी शुरू होती है, सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। मगर मैं एक सवाल करता हूँ, कोटलखपत में सर्च ऑपरेशन हुआ, जिस जगह हम खड़े हैं इससे कुछ फासले पर लाहौर की सबसे बड़ी अफगानियों की बस्ती मौजूद है। ये वो बस्ती है जहाँ पर मून मार्केट के धमाके के सहूलतकार पकड़े गए, अफगानियों की बस्ती है, ये सबसे बड़ी लाहौर की बस्ती है। ये वो बस्ती है जहाँ से जब एक हसास दायरे के शख्स के दामाद को अगवा किया गया तो उसको अगवा करने वाले जो लोग थे उनमें से चंद इसी बस्ती से पकड़े गए। अच्छा, ठीक। जब उस बस्ती से 3 दफा लोग पकड़े जा चुके हैं, हमें पता है वो अफगानी है। लेकिन राना अजीम साहब, इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक, मुझे पक्के तरीके से याद है कि 2-3 महीने पहले जब मोबीन वाला मसला हुआ था तो उन्होंने ऑपरेशन करना शुरू किए थे अफगानियों के खिलाफ। मैं चाहूँगी आप इस पर कॉमेंट करें। हमारे साथ शराज भी मौजूद है, वकास भी मौजूद है और इरफान साहब जो कि हमारे रिपोर्टर हैं सीनियर, वो थोड़ा दूर जाके खड़े हो गए हैं, लेकिन हम मजीद भी इनसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज अहले लाहौर के लिए नहायत एक अफसोसनाक दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं अरफा सेंटर जहां पर ये धमाका हुआ है और मेरे पीछे आप जगह देख सकते हैं जहां पर ये सारा जो है वो सानिया हुआ था। अब मैं आऊँगी वकास की तरफ जो कि सुबह से इस सारे इशू को कवर कर रहे हैं। और वकास, मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ रिपोर्टर आपको यहाँ पर क्या क्या लकूनास जो हैं वो नज़र आए जो कि आप समझते हैं कि ये हुकूमत की नाअहली थी जिसकी वजह से आज हमने 25 के करीब जो लोग हैं वो अपने खो दिए? देखिए, शहरियों की जो प्रोटेक्शन है वो है कानून नाफिज करने वाले अदारों की, उसमें सबसे जो फ्रंट लाइन पे वो पुलिस है। लेकिन एक अहम सवाल यह था जो आज यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ, तो 2 दिन पहले जब पुलिस लाइन में मीटिंग होती है तो DRG ऑपरेशन की तरफ से ये बात याद आया थी कि जो थ्रेट्स आए हैं उसमें टारगेट किया जाएगा पुलिस अफसरान को, पुलिस की कॉन्टीजेंसी को, और लेकिन इसमें इससे बचा जाए। और SOP एक बना हुआ है, जब आपने कहीं पे पोस्टिंग जहाँ पे डिप्लॉयमेंट करनी है तो वहाँ पे आपने किस तरह से खड़े होना है। उसमें सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये होता है कि आपने इकट्ठे कहीं पे खड़े नहीं होना। इशू ये है पुलिस की बेचारों की शायद ये साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइट ले जाते हैं।
जैसे आज वो दरख्त के पास सबकी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट नहीं थी, जितने भी अगर 20-25 पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद थे तो सबकी ड्यूटी इस पॉइंट पे नहीं थी, कुछ की पीछे थी, कुछ के अगले पॉइंट्स पे होगी। लेकिन ये था कि उन्होंने देखा कि चलो रिलैक्स है, इतना काम नहीं है, जरूरत नहीं है, वो एक दरख्त के नीचे इकट्ठे हो गए, जिससे उसको देखिए आप तो एक मीटिंग में गए थे हाई प्रोफाइल, वहाँ पे बड़े बड़े बंदे बैठे हुए थे, लेकिन मसला ये है कि क्या इस इशू को निचली सतह के जो लोग होते हैं उन तक बताया जाता है कि ये एक अलर्ट आ रहा है, इशू हो रहा है, आप उन्हें अलर्ट करते हैं ना। चले अगर फॉर एग्जाम्पल वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन इस किस्म के अलार्मिंग सिचुएशन में आप लोगों को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं भाई ये सिचुएशन है तो ध्यान से रहना है, क्योंकि मुझे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस जगह पर खासतौर पर जो आप इससे मेरी बात हो रही थी कि यहाँ पे ऑलरेडी थ्रेट था और यहाँ पे इनको पता था कि इस तरह की कोई एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद अगर 80 या 90 के करीब आप यहाँ पे बंदे भेज देते हैं तो व्हाट डज इट मीन, बताइए। देखिए जहाँ पे कोई भी अमन अमान का मसला बनता है वहाँ पे पुलिस ने जाना है, ठीक है, यही पुलिस का प्राइम ऑब्जेक्टिव है। ठीक। अब इशू ये है कि आपने सारी चीज़ों को लेकर किस तरह से साथ चलना है। फिर अगर हम पिछले 2-3 लास्ट जो टेररिस्ट इंसिडेंट है लाहौर के, उसके देखें तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को पुलिस को टारगेट किया जाता है। हाँ। अब ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की भी है कि वो एटलीस्ट खुद को किस तरह से सिक्योर करती है, इन्होंने बताते हैं निचले लेवल पे अपने SOPs होते हैं, एटलीस्ट उसको फॉलो करे। लेकिन पुलिस की मैंने पहले बताया ना, शायद बदकिस्मती है, साइकोलॉजिकल इशू है, जो वो अपने बनाए हुए उनके इशू हैं, अपने SOPs हैं, उनको भी फॉलो नहीं करते। आप कोई भी बड़ी डिप्लॉयमेंट हो, कोई प्रोटेस्ट हो जहाँ पे, वहाँ पे अगर डिप्लॉयमेंट है, वैसे मेरी किसी कांस्टेबल से यहाँ पे बात हुई थी और मैंने उससे जानने की कोशिश की थी कि भाई क्या आपको पता था कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो इतनी नाजुक है, तो उसने कहा था मिस हमें तो बताते ही नहीं है कि ऊपर क्या सिचुएशन चल रही है, कौन सी जो जगह है वहाँ पे हाई अलर्ट है या नहीं है। यहीं पे एक बंदा था, उससे मेरी बात हुई है, ही इज अ कांस्टेबल, और उसको नहीं पता कि यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर था कि यहाँ पर अटैक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक अपने लोगों को लूप में नहीं रहते और इनडायरेक्टली इनफैक्ट डायरेक्टली यू आर रिस्पॉन्सिबल। देखिए अलीना, पहली बात तो ये है कि जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि बिल्कुल अगर लूप में ले लिया जाए और अगर इन्फॉर्म कर दिया जाए कि यहाँ पे थ्रेट है और आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगानी है, तो मेरा नहीं ख्याल आधे से ज़्यादा पुलिस वाले तो पहले ही भाग जाएंगे, या वो उन्हें रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे, किसी के पेट में दर्द हो जाएगा, किसी के सर में दर्द हो जाएगा। तो फोर्स का मोराल गिरा हुआ है, हमें ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ देखिए, आपने इनका यूनिफॉर्म चेंज किया है, आज भी वो इस यूनिफॉर्म में अपने आप को ओपनली बर्मला सिक्योरिटी गार्ड कंसिडर करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी इस यूनिफॉर्म में वो इज्जत नहीं है, वो दहशत नहीं है, और इसीलिए इस फैसले को दोबारा किया जा रहा है कि इनकी इस यूनिफॉर्म को रीइंस्टेट किया जा रहा है, रिवाइज किया जा रहा है। चले यूनिफॉर्म से हट के, इसके अलावा जो डिफरेंस है बिटवीन द ऑफिसर्स और बिटवीन द जवान जो फ्रंट पेज पे हैं, जो फ्रंट फुट पे हैं, वो गैप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, आप ही की बात को मैं आगे मजीद लेके चलूंगी। मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, इस वक्त पुलिस की बहुत सी असामियाँ जो हैं वो खाली हैं, और सबसे बड़ा जो इशू है, अगर खुदा ना खास्ता लाहौर में खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन होती है तो लाहौर की जो पुलिस है वो इस काबिल नहीं है कि उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। और IG वाला जो सीन है कि आपका IG नहीं है, जो इस वक्त कायम मकाम IG है, वो तो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते। मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, कम टू द प्रैक्टिकल साइड अगेन पंजाब पुलिस की आ जाए। कच्चे में आप ऑपरेशन करते हैं, आप हर दफा अपने जवानों को वहाँ पे शहीद करवाते हैं, आपको किसकी जरूरत पड़ती है? रेंजर्स और पुलिस की। आप यहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, बजाय इसके कि रेंजर्स की बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रेंजर्स को वो राइट्स नहीं दिए गए जो उन्हें डिमांड किए थे, उन्हें फोर्स किया गया कि वो पुलिस को अपने साथ रखें ताकि क्रेडिट कुछ पुलिस को भी जाए। व्हाट आर यू सेइंग एक्चुअली? जो कराची में जैसा ऑपरेशन हो रहा है वहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे वैसी पावर्स ही नहीं, यहाँ पे रेंजर्स को वो पावर नहीं दी गई। रेंजर्स को जो है वो फोर्स किया गया कि अगर उन्होंने यहाँ पे ऑपरेशंस करने हैं, जिनको कॉम्बिंग ऑपरेशन का नाम दिया गया, जिसमें इंटेलिजेंस, रेंजर्स और पुलिस है, तो वो मुश्तरका ऑपरेशन किए जा रहे हैं, और उसमें ताकि क्रेडिट जो है जो रेंजर्स ऑपरेशन करती है, जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन होते हैं, उसमें पुलिस को भी क्रेडिट मिले। और देखें इन सारे ऑपरेशंस की जो नेग्लिजेंस है वो आज हमारे सामने खुल के आ गई कि इस एरियाज में पिछले कई दिन से ऑपरेशन भी चल रहा था, इवन वो कॉम्बिंग ऑपरेशन भी हुए, दूसरे ऑपरेशन भी हुए, और इसके बावजूद भी कि एक बाकायदा गिवन SOPs है जो मेरे दोस्तों ने पहले जिक्र किए, नोबडी वाज सिंसियर इनफ, नोबडी वाज टेकिंग इट सीरियस। किसी ने भी जो वहाँ पे कमांड में था इस जहमत को गवारा किया कि वो आके इनको लाइन अप करे, इनको खड़ा करे, इन्हें बताए कि भाई यहाँ पे अटैक हो सकते हैं। और वो तो शहीद हुए से हुए 9 पुलिस एहलकार, उनके साथ जो सिविलियन जो बेचारे एक तमाशा देख रहे थे कि किस तरह बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है। और ये भी एक जिद है, लाइक इसकी र्यूमर ये है कि इत्तफाक बाउंड्री वाली जगह जो एक बहुत करीबी अजीज को बेची गई है, और अब वो करोड़ों की जगह यहाँ से उसको रास्ता दिया जा रहा था रातों रात। तो देखिए ये फैक्ट्स हैं। और दूसरा, इनके लिए डूब मरने का मकाम ये है कि यहाँ से 100 मीटर के फासले पे डिक्लेयर्ड CM हाउस है, जहाँ पे CM साहब रहते हैं, उनका ऑफिस है, सारी एक्टिविटी होती है, उनका चलता है। तो इट्स अ डायरेक्ट थ्रेट टू देम। लोगों का रास्ता तो वो बंद किया हुआ है इन्होंने सिर्फ अपनी अना के लिए और अपने आप को सिक्योर डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन उन लोगों का क्या हाल है जो इस सहाने में मरे। और इमेजिन करें
30 घर, ऑलमोस्ट 30 जिंदगियों के चिराग गुल हुए हैं, जिनमें 9 पुलिस वाले भी शामिल हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। सर मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी मेरी शराज से बात हो रही थी, शराज कह रहा था कि SOPs को फॉलो कराना आला अफसरान का काम होता है, और अगर वो SOPs को फॉलो नहीं करवा सकते तो इस तरह के अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए और क्या कार्रवाई अब तक हुई है? इससे पहले जो धमाके हुए हैं, अक्सर मेरी इरफान से बात होती है तो हम इकबाल टाउन का जो धमाका है उसको अक्सर ये डिस्कस करते हैं और वो मुझे ये बताते हैं कि लीना अभी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो सर व्हाट डू यू से, अगर आप अपने SOPs फॉलो नहीं करवाते, अगर मैं अपने SOPs फॉलो नहीं करूंगी तो मुझे तो फायर कर दिया जाएगा, इरफान को भी फायर कर दिया जाएगा। तो कोई ऐसे फायर रिजाइन की कोई पॉलिसी है इनकी? ये है कि यहाँ पे जिसको पुलिस अफसर रखा जाता है, इसकी ड्यूटी लगाई जाती है, वो सिर्फ खुशनुदी हासिल करने के लिए होता है। जिस सूबे के अंदर IG पंजाब ना लग सके और जिस सूबे के अंदर अदालतों के अहकामात पर अमल ना हो, जहाँ पर सिफारिश की बुनियाद पर DIG से लेकर SHO लगता हो, जहाँ पर SHO की पर्ची के ऊपर जो है वो बता इकट्ठा करके वज़ीर आला पंजाब के बेटे को जाता हो, तो वहाँ पर SOP कुछ नहीं होते। मुझे ये समझाया जाए कि इतना सर्च ऑपरेशन, इतना सब कुछ हुआ, यहाँ पे फोर्स मौजूद थी, वहाँ से लेकर यहाँ तक वो जैकेट कैसे आई, वो शख्स कैसे आया, वो मोटरसाइकिल कैसे आई, उसको किसी ने रोका क्यों नहीं, किसी ने चेक क्यों नहीं किया? कहाँ थी पुलिस, कहाँ थी? चले छोड़ दें SOP, कब को छोड़ दें? यहाँ तक तो पुलिस मौजूद थी ना, चेक की, इसलिए चेक नहीं किया गया। वो सब अपने आका को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे थे। गरीबों की इमारतें गिरा रहे थे और गरीबों की इमारतें गिराते गिराते हमें अफसोस है कि हमारे कुछ पुलिस एहलकार शहीद हुए, मगर उनकी शहादत के जिम्मेदार भी आला पुलिस अफसरान और ये हाकिम वक्त हैं कि जिनकी नाहली की वजह से, जिनकी जिद और अना की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। ये एक चीज़ बताएं, ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन? क्यों नहीं पकड़ते सिपा साहबा के, क्यों नहीं पकड़ते काला दम तंजीमों को, उन लोगों को? राणा साहब तो कहते हैं सबको पकड़ रहे हैं। राणा साहब अक्सर आते हैं, उनसे सवाल किया जाता है सिपा साहबा के बारे में या बाकी सबके बारे में, तो वो तो कहते हैं हम सबको पकड़ रहे हैं, मेरा तफरीक पकड़ रहे हैं। ना आज भी आप जब जंग में चले जाएं, तो कहते हैं हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लाहौर शहर के अंदर सब्जी मंडी में चले जाएं, आपको नजर आएंगे कितने लोग वो हैं जो जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, कितने वो लोग हैं जो 4th शेड्यूल के हैं। आप देखें कि जितने 4th शेड्यूल के लोग यहाँ पे मौजूद थे, अफगान बॉयज, वो अफगान बॉयज जिन्होंने अफगानिस्तान की जंग में हिस्सा लिया, अफगान ट्रेंड बॉयज जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने वहाँ से आने के बाद यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है राणा साहब, या फिर मेरे पास सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे तो ये बताया जाता है जब भी मेरी बात होती है किसी आला बंदे से, वो कहते हैं जी हमने जो जियो टैगिंग कर दी हुई है, जियो टैगिंग में तो सब लोग आते हैं और बाकी हम पूरा डाटाबेस बना रहे हैं, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स भी लगा रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कौन सी गाड़ी इन हो रही है, कौन सी गाड़ी आउट हो रही है। वो तो इतना काम कर रहे हैं। देखिए कैसा काम किया कि यहाँ पे जो कैमरे लगे हुए थे उनको आज तक चालू नहीं किया गया, चलाया ही नहीं गया। क्यों नहीं चलाया गया? किसको किस चीज़ को छुपाना चाह रहे हैं? क्या इसको छुपाना चाह रहे हैं कि वज़ीर आला हाउस के अंदर वो किस को लेकर जाते हैं, किन अफराद के ज़रिए वो प्रेशर डालते हैं, किन के ज़रिए वहाँ पे भत्ता वसूल किया जाता है, किसके लिए? देखिए ये यानी कि आप कह रहे हैं कि जो इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है, जो मुझे समझ आ रही है रेंजर्स की जानिब से या पुलिस की जानिब से, वो बिला इम्तियाज़ किया जा रहा है, जो मुझे समझ आ रही है कि उसके अंदर वैसा ऑपरेशन नहीं हमें नजर आता जैसे हमने कराची में देखा था कि प्रॉपर तरीके से सबके अगेंस्ट किया गया था। लेकिन मैं चाहूँगी आप इसमें मुझे कमेंट करें। मुझे वहाँ से इशारा आ रहा है कि हमें एक ब्रेक लेने ना दें, जैसे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो आजम साहब से हम इस सवाल का जवाब देंगे। आजम साहब मेरा आपसे सवाल ये था कि रेंजर्स ऑपरेशन का हमने देखा कि जब धमाके हुए तो उसके बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया और नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि रेंजर्स को वो इख्तियारात दिए जाएंगे जो कराची रेंजर्स को दिए गए। लेकिन अभी मेरी शराज से बात हो रही थी, राणा साहब से बात हो रही थी, तो राणा साहब ये कह रहे थे कि बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है और ज़्यादा क्रेडिट देने की कोशिश की गई थी वंस अगेन पुलिस को। ये वही पुलिस है जिसे आज सिक्योर किया रेंजर्स ने। बात उनकी दुरुस्त है राणा साहब की जी। यहाँ पे रेंजर्स का नोटिफिकेशन तो कर दिया गया, लेकिन रेंजर्स को उस तरह इख्तियारात नहीं दिए गए। रेंजर्स ऑन कॉल है, जब रेंजर को धमाका हो जाता है रेंजर्स को बुला लिया जाता है, कहीं पे कोई ऑपरेशन करना है, जिस तरह पिछले दिनों आपको याद होगा दाइश के खिलाफ एक ऑपरेशन करने की जरूरत पेश आई थी, वहाँ पे उस रेंजर्स को बुला लिया गया। अगर रेंजर्स को प्रॉपर ऑन बोर्ड लें और प्रॉपर इसको इन्वॉल्व करें इस ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म, जिस तरह ISI और MI और IB हमारी कर रही हैं एजेंसियाँ, इसी तरह रेंजर्स भी ऑन बोर्ड हो, मेरा ख्याल है चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ पुलिस जो है ना उसमें सियासी मसलते आ जाती है कि पुलिस को और रेंजर्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, दोनों को इकट्ठे नहीं होने दिया जाता है। सर डर किस चीज़ का है? मैं इरफान से चाहूँगी इस पे कमेंट करें, पहले आप इस पे कमेंट करते हैं कि डर किस चीज़ का है? आपका मकसद तो बड़ा क्लियर है जब आप स्क्रीन पर आते हैं कि भाई हमने यहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा करना है। अगर आपने खात्मा करना है तो फिर आप इख्तियारात दें, ये भी आपके लोग हैं, वो भी आपके लोग हैं। दहशतगर्दी के खात्मे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है
कि सियासी तौर पे अपने आप को मुस्तहकम करना। उनका ये मकसद नहीं है कि मुल्क को और कौम को दहशतगर्दी से निजात दिलाई जाए। उनका मकसद ये है कि उन्होंने अपने आप की ग्रूमिंग करनी है, अपना वोट बैंक बढ़ाना है और पूरे मुल्क में ये बताना है कि ये हमने किया है, ये रेंजर या फौज ने नहीं किया। वो क्रेडिट अपने पास रखना चाहते हैं, वो फौज को या रेंजर्स को क्रेडिट नहीं देना चाहते। पुलिस क्योंकि इनके अंडर है, जिस तरह पहले मेरे भाई बात कर रहे थे कि KPK की पुलिस, वहाँ पे उन्हें पुलिस को फ्री हैंड दिया और पुलिस को IG वहाँ का जो है वो एडिशनल IGs की पोस्टिंग ट्रांसफर करता रहा। यहाँ पे तो एक SHO भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये DIG या CCPO या IG, तमाम जितने SP पोस्ट होते हैं ये DSP वो CM का खुद करता है। ठीक है। अब जब ये सूरत हाल होगी तो आपकी पुलिस किस तरह ये काम कर सकती है? चलिए मैं इरफान की तरफ आऊँगी। इरफान, बड़ा मासूम सा सवाल है मेरा, मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कोई मुझे इसका जवाब दे दे। पिछले दिनों मैंने मुबारकबाद दी जब ये खबर मेरे सामने आई कि भाई जो खटक साहब हैं उन्हें मुस्तकिल कर दिया गया है, फिर उनका नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। ऐसी क्या इशू है, ऐसी क्या रीज़न है कि हमें एक IG नहीं मिल रहा मुस्तकिल? अलीना, ये बात वही है कि आपके फोकस नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। आपका फोकस है अपनी कुर्सियाँ बचाना, अपने मफादात देना। आपका जब फोकस होगा आवाम की खिदमत करना, ये दहशतगर्दी के मसाइल इनको हल करना, फिर आपको हल नज़र आएंगे। आपको हल ये नज़र आएगा कि आप जो भी पोस्टिंग करें वो मेरिट पे करें। आपको हल इसका ये नज़र आएगा कि अगर यहाँ पे फौज या रेंजर की ज़रूरत है दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए तो उनको हम बुलाने में किसी किस्म की आर ना जाहिर करें। आप देखिए कि पुलिस का काम क्या है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करना। वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिस का कभी ये काम नहीं है कि पुलिस दहशतगर्दों से लड़े। आपने दहशतगर्दों से लड़ने के लिए काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाई। आपने दीगर जो ऐसे इक़दाम के लिए मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड विंग बनाए। जब आपकी रेंजर, आपकी फौज इन दहशतगर्दों से लड़ने के काबिल है और वो बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल भी कर सकते हैं, तो फिर इसमें यही वजूहात है कि आप ये क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं कि इसको पंजाब को, अगर आप लाहौर अगर देखा जाए तो लाहौर को जो आप ऑपोजिशन लीडर आपके या ऑपोजिशन आपकी कहती रहती है कि इसको पुलिस स्टेट बनाया गया है, तो ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। सही। आपने यहाँ पे जो यूटिलिटी स्टोर पे अगर आटा बिक रहा है उसके लिए लंबी कतारें लगी हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने पुलिस को लगा दिया। अगर डेंगू लार्वा कहीं से मिल रहा है तो उस पर भी आपने पुलिस को लगा दिया। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, पुलिस का काम दहशतगर्दों से मुकाबला करना नहीं है। लेकिन आप अपने मफाद क्रिटिसाइज किया हुआ है पुलिस को, आपने क्रिटिसाइज किया हुआ है और जो अपने मफाद को इस्तेमाल करने के लिए आप इस तरह के काम कर रहे हैं और पुलिस को हर जगह पे आगे लेके आए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी मेरी बात हो रही थी इरफान से, तो इरफान मुझे कह रहे थे कि बेसिकली आपने पुलिस को इस तरह के कामों में लगाया हुआ है जो जैसे आप छोटे बच्चों को कामों में लगा देते हैं कि भाई जाओ छोटे जाके ज़रा चाय तो ले आओ। इसकी रीज़न क्या है? क्यों ये पोलिटिसाइज करते हैं पुलिस को? क्यों पुलिस को इस तरीके से ये यूज़ कर रहे हैं? देखें, अगर आप हिस्ट्री देखें जो पंजाब के हुक्मरान हैं इनकी, तो इनके पहले दिन से लेकर इन्होंने इक़्तिदार लेना होता है पुलिस के ज़रिए, पटवारियों के ज़रिए। इन्होंने लाहौर शहर में, पूरे पंजाब में कब्जे करवाने होते हैं, अपने सियासी मुखालिफिन को दबाना होता है। इन्होंने कोई भी काम करना होता है तो इन्हें एक पुलिस चाहिए होती है। इन्हें पुलिस लाहौर में या किसी जगह पर भी कानून नाफज करने के लिए नहीं, जराइम पेशा अफराद के लिए नहीं चाहिए, इन्हें अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए चाहिए। अगर ज़ाती इस्तेमाल क्या मतलब आपका? कैसे कौन करवाता है? पुलिस करवाती है। बिल्कुल पुलिस करवाती है, पुलिस ही कब्जे करवाती है। उसके बगैर किस तरह हो सकता है? अगर कानून नाफज करने वाले अदारे इस मुल्क के अंदर ठीक काम कर रहे हैं, यानी पुलिस ठीक काम कर रही हो, तो किस तरह जुर्म हो सकता है? सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे दे। क्या सऊदी अरब के अंदर आप चले जाएं, किसी के पास गन नहीं होती, कोई इशारा नहीं तोड़ता, दुबई के अंदर नहीं तोड़ता, इसलिए तोड़ता, वहाँ पता है कि सज़ा सबको मिलनी है। यहाँ पे सज़ा नहीं मिलनी। यहाँ पर जो MP है वो सबसे तगड़ा है। यहाँ पर जो इस बिल्कुल पास जो बैठे लोग हैं। साहब, आपकी बात मैं समझ गई हूँ, लेकिन मुझे अभी समझ आई थी इरफान की बात से कि पुलिस का काम आपको महफूज करना होता है। ये दहशतगर्दों से बचाना, इस तरह करना, ये इनका काम नहीं है। उसके लिए आपने स्पेशल डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, नेक्टा है जो फाल है, तो आप उसको क्या देखते हैं? मतलब हमें सिर्फ पुलिस को तो इस पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट्स क्या सोए हुए हैं? नहीं, सोए तो नहीं हुए, लेकिन आपने उनको इख्तियार क्या दिया? रेंजर है, रेंजर को आपने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करें। मुझे बताएं, रेंजर ऑपरेशन होता नहीं है, रेंजर्स नहीं कर रहे। वो ऑपरेशन रेंजर जिस तरह कर रही है वो आपको पता है, मुझे पता है कि चंद दिन पहले एक खबर चलती है कि जनाब एक रुकने असम्बली जो है वो अपने 80 गार्डों के साथ डाकुओं का मुकाबला कर रहे हैं। वहाँ पे पुलिस नहीं थी, ये खबर छपी ना, चली, बाकी तमाम TV चैनल्स पे चली। वहाँ पे रेंजर को क्यों नहीं भेजते? रेंजर अगर कहीं किसी जगह ऑपरेशन करने जाती है उसे कह दिया जाता नहीं भाई आपके बिल्कुल एहतियारात महदूद है, आपने इससे आगे नहीं जाना। जिस दिन रेंजर को एहतियारात देंगे, जिस दिन यहाँ पे हसासदारों की बनी हुई लिस्टों के मुताबिक आप गिरफ्तारियाँ अमल में लाएंगे, तो उसमें ज़हन में रखिएगा कि इस शहर में सुकून हो जाएगा, अमन हो जाएगा, और पुलिस के अंदर से बहुत से ऐसे लोग पकड़े जाएंगे
जिनके बिला वास्ता जराइम पेश अफराद के साथ राब्ते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे बताइएगा क्या रीज़न है रेंजर्स को इख्तियारात ना देने की? देखिए, इख्तियारात अगर आप पुलिस को भी दे दें ना, मेरी राय है कि आप पुलिस को फ्री हैंड दे दें और ये कहें कि आपने नीयत से काम करना है। क्या मतलब फ्री हैंड क्या करें? क्या करें? उन्हें कहें कि आपने नीयत से काम करना है, वो बजट बढ़ा दिया उन्होंने, बजट बढ़ा दिया। आपने जब किसी के खिलाफ क्रैकडाउन करना है, आपने क्रिमिनल्स को पकड़ना है, आपने जराइम पेशा अफराद को पकड़ना है, आपने फैसिलिटेटर्स को पकड़ना है, फिर आप ये नहीं देखेंगे किसी का जो राब्ता है वो सीएम हाउस से है, किसी का किसी के मिनिस्टर से है, तो आपको फिर सबको एक ही फिल्टर से गुजारना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे, पुलिस की जो इस्तात होगी, तो हम क्या है पुलिस की इस्तात? मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस के सारे हमारे जो जवान है पुलिस के, वो शहीद तो होते हैं, अपनी जानें तो देते हैं, जख्मी तो होते हैं, और हम यहाँ पे खड़े होकर शायद उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन पुलिस की इस्तेदा क्या है? उनके क्या उनकी पावर्स क्या है? पुलिस को अगर आप पुलिस फोर्स बनने देंगे ना, जिस दिन आपने फोर्स बनने दिया, तो ये जो आपका फ्रंट रोल का दस्ता है ना, ये आपको लड़के भी दिखाएगा, आपका माशरे सोसाइटी को ठीक भी करके दिखाएगा। हाँ, जहाँ पे इस्तात इनकी नहीं रहती है, वहाँ पे दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इनको बैकअप करने के लिए होती है। लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया है कि ये हमारा हर अव्वल दस्ता है, लेकिन आपने काम करवाने के लिए हमें अमन अमान से, हमें लोगों की जिंदगियों से, प्रॉपर्टीज की हिफाजत से कोई कंसर्न नहीं है, तो फिर आप जो बैकअप आपकी फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी है, आप उनको नहीं आने देंगे। दाखिली और खारजी रास्ते लाहौर के कितने सिक्योर हैं? नहीं, बिल्कुल दाखिली और खारजी रास्ते बिल्कुल सिक्योर नहीं है, बल्कि अगर आप वहाँ के यानी मीटर चेक करें, वन साइड जब फिल्म रेट, तो वो मेजॉरिटी जो मीटर्स वहाँ पे लगे थे वो अभी चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। और देखिए, फिर वही बात होती है, मैं कैंटोनमेंट में रहता हूँ, अगर मैं थोड़ी देर बाद घर आता हूँ तो देखता हूँ कि जो आर्मी का जवान नाके पे खड़ा हुआ है, वो सिर्फ 4 घंटे के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ है, और 4 घंटे उसने वो बिल्कुल अलर्ट पोजीशन पे रहना है, और 4 घंटे बाद ऑटोमेटिकली उसकी पोजीशन और उसकी रिप्लेसमेंट हो जानी है। यहाँ पे पुलिस के जो लोग हैं वो 8-8 घंटे उस मोटी जैकेट के साथ, जिसको मेरे जैसा शख्स भी हाथ में नहीं उठा सकता, वो पहन के खड़े रहते हैं। और यही वजह है, देखिए हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना है, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ऐसे ही और ये टेररिज्म खत्म नहीं हुई है। पुलिस हमारा दस्ता है, हमने उनको ये रियलाइज़ कराना है, उनको ये पावर देनी है और उनको उस तरह यूटिलाइज़ करना है। जिस तरह इरफान ने बात की, मक्खी भी मरती है तो पुलिस को बुला लो, मच्छर भी मरता है तो पुलिस को बुला लो, नहीं, हमें उन्हें ये इंपॉर्टेंस देनी है, उन्हें ये रियलाइज़ करवाना है कि फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पे आज भी 9 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी। शराज, मुझे ये बताइएगा कि क्या पंजाब गवर्नमेंट के पास दहशतगर्दों से निपटने के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी है, कोई बनाई है हमने पॉलिसी? नहीं, अनफॉर्चुनेटली लेट्स बी प्रैक्टिकल, पंजाब गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास भी दहशतगर्दों से निपटने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। नेक्टा आज तक प्रॉपर्ली फाल नहीं हो सका, जिसका काम था कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे इकट्ठा करे, उनके डेस्क पे वो सारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें। अनफॉर्चुनेटली बड़े दावे किए। मुझे ये पता है कि आपकी जितनी भी एजेंसीज हैं उनकी आपस में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होती है, ऐसा होता है? आपको बता दूं, देखें, अगर वो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है जो कॉमन हो, ठीक है, एन एलिज सुसाइडर इज कमिंग टू लाहौर विद दैट एक्सपेक्टेड उसका हुलिया, और ये इन्फॉर्मेशन है। हाँ, आप उस इंटेलिजेंस एजेंसी को कहें कि फलानी जगह पे ये क्रिमिनल छुपे हुए हैं और इसकी ये लोकेशन है, वो कभी भी उसको शेयर नहीं करती, क्योंकि अगर वो शेयर कर लेंगी तो वो अपने क्रेडिट को लूज करेंगी, जो खानापुरी में उन्होंने अपने आप को बनाना है। तो यही चीज़ है, नेक्टा का मकसद यही था कि तमाम करे। देखिए, फिर मैं आता हूँ। अच्छा, एक और सवाल, 2013 से, सॉरी टू कट यू हियर बिकॉज़ टाइम कम है, मुझे ये बताएं 2013 से लेकर 2017 तक 11 धमाके होते हैं आज के मिला के, क्या कभी भी हमें ये पता चल सका कि आखिर इसकी कड़ियां कहां से मिलती हैं? कोई फाइनल डिसीजन है हमारा किसी के ऊपर, इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर? एक चीज फैक्चुअल है, जितने भी यहाँ पे सुसाइड ब्लास्ट या ब्लास्ट हुए वो विद द हेल्प ऑफ लोकल फैसिलिटेटर्स हुए, और जितने सुसाइडर्स जहाँ पे थे वो सारे इलाका गैर के थे। तो मीन्स ये कि यहाँ पे आपके पास लोकल फैसिलिटेटर बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मौजूद हैं। आपने तो जो कड़े फोर्थ शेड्यूल के लिए मंगवाए थे उस पर आपने इतने पैसे ज़ाया कर दिए, वो सारे के सारे वेस्ट हो गए। वो लोगों ने कड़े पहने और वो कहाँ से कहाँ निकल गए, जिनका मकसद ये था कि उनको मॉनिटर किया जा सके। नेशनल एक्शन प्लान में सिर्फ बातें की जाती हैं कि जी FIA ने ये कर दिया, पंजाब पुलिस ने ये कर दिया। अनफॉर्चुनेटली अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो तो ऐसी सूरत ना हो। अच्छा, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, जब पंजाब का वज़ीर दाखिला जो है, आंसर मैं आपकी तरफ आऊँगी, जब पंजाब का वज़ीर दाखिला सिक्योर नहीं है तो पंजाब के रिहायशी कैसे शुजा खानज़ादा हमारे सामने हैं, उनके साथ जो भी हुआ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जब पंजाब का वज़ीर दाखिला सिक्योर नहीं था तो आज पंजाब के रिहायशी कैसे सिक्योर हो सकते हैं? पंजाब में वैल्यू है चंद अफराद की, वज़ीर आला पंजाब की, उनके बेटे की, उनके दामाद की, बाकी सब मर जाएं, और बाकी सब इसी तरह मरते रहेंगे। गलियां हो जाए हमसा यार, फिर बस यही है यहाँ पे, पैसे कमाओ बस, छोड़ दो। क्या मुझे बताएं, यहाँ पे 350 बंदा आपने लगा दिया पुलिस एहल का, आपने उस घर की वास के लिए
जिसके अंदर करप्शन की बातें हो रही हैं, जिसके अंदर करप्शन छुपाने की बातें हो रही हैं। भाई वहाँ से 100 आदमी बाहर निकाले पुलिस वाले साहब, यहाँ पे खड़े होते, आने जाने वाले को चेक करते। सर अदालत में तो जा रहे हैं ना, वो तो एक अदालत में जाते हैं, हमारा क्या कसूर है? 300 बंदा वहाँ पे क्या कर रहा है? जुलूस निकालना, सिविल कपड़े पहना के उनको कहना गो फलां गो, क्या कराना उन्होंने? सही ये ना करें, इस मुल्क की बात करें। देखें सऊदी अरब में, फिर इंडिया के अंदर आ गया, कितनी सिक्योरिटी है, मोदी के साथ कितनी सिक्योरिटी होगी, जिसपे हम बड़ी तनकीद करते हैं। कितने ममालिक है जिनके वज़ीर आला वहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है ना जो यहाँ पर है, हम तो वहाँ पे इससे ज्यादा वॉर में है। वहाँ पे 48 जो है अलग तंजीमें हैं, वहाँ पे सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ ये है कि एहतसाब होता है। अच्छा मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब दें, एक दहशतगर्द चलता है, वो यहाँ पर रहता है और हमें पता भी चलता है बाद में जब इन्फॉर्मेशन आएगी, रिपोर्ट्स आएंगी, जो यहीं के फैसिलिटेटर थे, यहीं के लोग थे, वो यहाँ पर आ जाता है। मुझे बताएं नाकामी किसकी है, और अगर अवाम ने जाना हो मुकदमा दर्ज कराने तो वो किसके खिलाफ दर्ज कराए? हुक्मरानों के खिलाफ। यानी कि आप कह रहे हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक जो सारी नाकामी है वो हुक्मरानों की है। हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदार ये हुक्मरान है, हमारी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इसका जिम्मेदारी इन हुक्मरानों की है। आइन में बढ़ के देख लें, इन जब ये वोट लेने आते हैं, ये कहते हैं महफूज पाकिस्तान देंगे, ये कहते हैं हम आपको जराइम से पाक पाकिस्तान देंगे, हर चीज़ देंगे, मांगते हैं ना, तकारीर करते हैं, हम उसकी बुनियाद पर टैक्स भी देते हैं, हम वोट भी देते हैं, फिर इनकी जिम्मेदारी है। आज मैं समझता हूँ कि शहीद होने वाले में से एक शख्स उठ के वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, किसी एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे कि ये जिम्मेदार है। और मैं कहता हूँ क्या बनेगा? वो तो हम आपके वज़ीर आज़म के खिलाफ भी दफा 302 का मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है पिंडी में, या मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में। क्या बनता है इस मुकदमा? बनेगा, क्या फर्क आएगा? बनेगा। आज वो जिस नहज पे पहुंच चुके हैं ना, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अगर आप समझें कि उसे पकड़ा किसी और ने नहीं, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, पकड़े गए हैं। मॉडल टाउन के खून जो हैं वो भी रंग लाएंगे। ये कुरान पाक में है कि कातल मकतूल होगा, तो जो कुरान पाक में है वो किस तरह नहीं हो सकता, ये होगा। कोई हिम्मत करे, हिम्मत करनी शुरू करें तो आप देखिएगा ये पकड़ में आएंगे, ज़रूर पकड़ में आएंगे। बदकिस्मती ये है कि हम ये सोचते रहते हैं कि यार इनको कोई नहीं पकड़ेगा, क्यों नहीं पकड़ेगा, हम पकड़ेंगे, आप पकड़ेंगे। अच्छा एक खबर चल रही थी, मैं चाहूँगी कि आप इस पर ज़रूर तबसरा करें। उसमें ये कहा था कि दाइश के बारे में बताया गया था कि यहाँ पर कुछ लोगों को भेजा गया है, वो इस वजह से भेजा गया पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें लाहौर भी शामिल है, इसलिए भेजा गया है कि यहाँ पर स्लीपर सेल्स बनाए जाएँ। आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये अहले लाहौर के लिए खतरे की बात नहीं है? बहुत बड़े बिल्कुल है, और ये हकीकत है। स्लीपर सेल्स हैं हमारे अंदर मौजूद है। ये ना सिर्फ ये जो कच्ची आबादियाँ या अफगान बस्तियाँ हैं ना, स्लीपर सेल्स तो हमारे जो पोश इलाके उनमें मौजूद है, पोश इलाकों में मौजूद है। अच्छा ये अफगानियों को सिर्फ टारगेट क्यों किया जा सकता है? स्लीपर सेल तो XYZ कोई भी हो सकता है। अफगानियों को इसलिए टारगेट किया जाता है कि अफगानी जो है वो सबसे इजीली दस्तयाब हैं खरीदने के लिए, उनसे धमाका करवाने के लिए। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इत्तेफाक फाउंड्री की बात है, जहाँ से हमें पता चला था कुछ हिंदू भी काम कर रहे थे। तो अगर हिंदू यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं तो सिर्फ हमें अफगानियों को तो नहीं ना टारगेट करना चाहिए, उन हिंदुओं को भी टारगेट करना चाहिए जो यहाँ पर आके एक बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हैं। मैं चाहूँगी आप दोनों इस पर कमेंट करें, लेकिन मुझे कहा जा रहा है एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। नाज़रीन हम इसका ब्रेक लेते हैं, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे राना साहब से इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ हुई है। वो रॉ के एजेंट है, वो दहशतगर्द है, वो किस मकसद के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं? ये एक सिर्फ ये आप उन्हें बस वीज़े दिए जा रहे हैं। हम हालत जंग में है, इसका ये मकसद नहीं है कि हमने सिर्फ मैदान में जंग लड़नी, ये पॉलिसी मैटर है। गवर्नमेंट को पॉलिसी वज़ा करनी पड़ेगी, और ये पूरी कौम और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको इस पॉलिसी को ऑन करना पड़ेगा। जब तक हम उसको ऑन नहीं करते, हम इस दहशतगर्दी से हमें निजात नहीं मिल सकती। हम आज एक मारेंगे, कल 10 और आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ मसला ये है ना, हम तो खुद ही फैसिलिटेटर दे रहे हैं। मैं चाहूँगी इसके ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन लूँ इरफान से, बिकॉज इरफान जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि इस बीट को कवर भी करते हैं, हमारे बहुत पुराने रिपोर्टर हैं। इरफान स्लीपर सेल्स, क्या ये बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन जब इंटेलिजेंस की बात की जाती है तो उनका ये काम होता है कि इस किस्म की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। क्या इनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इनको ये पता चल सके कि इस वक्त कितने लाहौर में स्लीपर सेल्स जो हैं वो एक तो एक्टिव हैं और वो आने वाले दिनों में लाहौर के लिए थ्रेट हो सकते हैं? अलीना अगर आप कहें कि इनके पास कोई ऐसा डाटा है तो वो बिल्कुल नहीं है। ठीक, क्योंकि आपके पास लाहौर के जितने बासी हैं उनका आपके पास डाटा नहीं है। आपने मरदमशुमारी की, आप पहले उससे लगे थे कि आपके पास 1 करोड़ आबादी है या 1 करोड़ 20 लाख, लेकिन जब आपने मरदमशुमारी की आपके पास 2 करोड़ से ज़ायद जो आवाम निकल आई। ये 2 करोड़ आवाम का आपने जब मरदमशुमारी की तो आपने लाहौर के अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे आपकी एक्सेस नहीं है। आप देखें कि मरदमशुमारी के बाद ही आपको एक इंसिडेंट नज़र आया, लाहौर के इलाका जो फैक्ट्री एरिया था जहाँ पे नौरीन लगारी जो कराची हैदराबाद से
लड़की आती है दाइश के लोगों के साथ मिलके, वो यहाँ पे आके रह रहे हैं। इस तरह के कई और लोग भी हैं, मुतअद्दिद लोग हैं, लेकिन बात यह है कि आपको ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये इस तरह नहीं होगा कि आप लोग आपको बताएंगे कि ये बंदा पड़ा है, बैठा है यहाँ पे, इसको पकड़ ले, उसके बाद काम खत्म। आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, आपको अपनी पॉलिसी वाज़ा करनी पड़ेगी कि आप सबसे इम्पोर्टेंट बात की है हैं या नहीं इस मामले में। सबसे इम्पोर्टेंट बात की है इरफान ने और बाकी सब जो मेरे साथ एनालिस्ट थे, आज सीनियर एनालिस्ट थे और सब जो जर्नलिस्ट थे, उनका यही कहना था कि बेसिकली अगर हम पंजाब हुकूमत की पॉलिसी की बात करें टेररिज्म पे, तो अभी तक जो पॉलिसी है वो क्लियर नहीं है। और अगर रेंजर्स के इख्तियारात की बात करें, रेंजर्स ऑपरेशन के इख्तियारात की बात करें, तो वो भी आपने राना साहब की ज़ुबानी जाना कि रेंजर्स के पास क्या इख्तियारात हैं और क्या नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।